नमस्कार साथियों, घटना चक्र की जो सीरीज चल रही वन लाइनर उसमें आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मौर्य काल के बारे में बात की थी। जो भी साथी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो पहला पॉइंट दिया कि स्ट्रैबो सेकंड, स्ट्रैबो फर्स्ट, स्ट्रैबो फर्स्ट और डेमेस्ट्रियस तथा मेनांडर में से वह हिंद यमन शासक कौन था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए? तो वह स्ट्रैबो सेकंड था। तो स्ट्रैबो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अब इसमें मेनांडर प्रमुख है, तो मेनांडर के बारे में कुछ जान लेते हैं। मेनांडर एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह इंडो ग्रीक राजा था। तो मेनांडर कौन था? मेनांडर इंडो ग्रीक राजा था। इंडो ग्रीक राजा था, महान राजा था इंडो ग्रीक। ठीक है। बौद्ध धर्म में मेनांडर को क्या कहा गया? मिलिंद कहा गया। क्या कहा गया? मिलिंद। तो बौद्ध धर्म में मेनांडर को मिलिंद कहा गया। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जानकारी थी मेनांडर के विषय में। अगला पॉइंट देखते हैं कि बिंबिसार गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, मतलब तीनों के एक ही पीरियड काल में नहीं था, तो वह मिलिंद नहीं था, जिसको मेनांडर बोलते हैं। तो इसमें मिलिंद नहीं था। तो अगला पॉइंट क्या है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम नमूना कहाँ मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख थे। रुद्रदामन के अभिलेख में। तो रुद्रदामन का अभिलेख कौन है? जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है। रुद्रदामन की जो विभिन्न उपलब्धियां किस में वर्णित मिलती है? तो वह मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में। तो रुद्रदामन इम्पोर्टेंट है। तो इसका कार्यकाल जो था रुद्रदामन का 130 से 150 ईस्वी के मध्य इसका कार्यकाल था रुद्रदामन का। ठीक है। रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख। इसको जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख बोलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पूरा अभिलेख है। सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। तो रुद्रदामन ने एक और उपलब्धि की थी कि सुदर्शन जो झील है, सुदर्शन झील का क्या किया था? पुनर्निर्माण कराया था। किसने? रुद्रदामन ने। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील थी, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। ये पॉइंट कुछ रुद्रदामन के विषय में थे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो किसने कराया था? वो रुद्रदामन ने करवाया था। अगला पॉइंट क्या है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तो कुषाणों ने किया गया था। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के, तो तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलाए? कुषाणों ने। कुषाणों का जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के जो समय था ना, वो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कौन सी? फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति तो कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। जब हमने बौद्ध पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था। तो कुंडलग्राम कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति अगर देखें तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। कौन थे चौथी बौद्ध संगीति के? तो वसुमित्र थे। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी थे? ये प्रश्न पूछा जाता क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ गया था बौद्ध धर्म, एक हीनयान और एक महायान। तो ठीक है। तो कनिष्क जो था वो महायान शाखा का अनुयायी था। कौन था? महायान शाखा का अनुयायी था। कौन? कनिष्क। हीनयान का कौन था? तो हीनयान अशोक का जो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे कनिष्क से संबंधित। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए
तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विम, कडफिसिस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? तो किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कुजुल, कडफिसिस, विम कडफिसिस, कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? तो सोने के सिक्के सबसे पहले विम कडफिसिस ने जारी किए थे। तो विम कडफिसिस कुषाण वंश का शासक था और इसने सोने के सिक्के जारी किए थे सर्वप्रथम। तो सोने के सिक्के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? विम कडफिसिस ने जारी किए थे। अगला पॉइंट क्या है कि विम कडफिसिस, कुजुल कडफिसिस, कनिष्क तथा हर्षवीज में से वह है जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो वह है विम कडफिसिस। तो विम कडफिसिस ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। अगला पॉइंट क्या है कि योधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। योधेय सिक्कों पर अंकन किसका मिलता है? कार्तिकेय का मिलता है। अगला पॉइंट क्या है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? वह 81 ईस्वी सन। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है 81 ईस्वी सन है। अगला पॉइंट क्या है? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी। तो कुषाण जो शासक कौन था? कनिष्क था। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट क्या है कि शक संवत कब प्रारंभ किया था? और 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ठीक है, विक्रम एवं शक संवत, विक्रम एवं शक संवत में अंतर कितना है? तो 135 वर्ष, क्योंकि विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 57 BC यानी कि ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। तो ये कनिष्क के समकालीन थे। अभी हमने बताया कि वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कुंडलग्राम में कश्मीर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। बाकी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये तीनों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि इसके दरबार से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अश्वघोष, पार्श, वासुमित्र, विशाख दत्त में से कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं थे। तो विशाख दत्त नहीं थे, जिनकी कौन सी रचना है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। तो इनके दरबार से संबंधित नहीं थे। अगला पॉइंट क्या है कि श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रबतक अभिलेख में उल्लेख नहीं। तो रबतक अभिलेख में उल्लेख नहीं है, तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है रबतक अभिलेख में। अगला पॉइंट क्या है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा किसने प्राप्त की थी? चरक और जीवक, दो व्यक्ति ने प्राप्त की थी। अगला पॉइंट क्या है कि शुंग वंश के बाद भारत पर राज किसने किया था? तो कर्ण वंश ने। शुंग वंश के बाद अगला जो वंश आया था कर्ण वंश आया था। अगला पॉइंट क्या है कि पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो वह सातवाहन था। सातवाहन मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, वो था सातवाहन। अगला पॉइंट क्या है? सिमुक। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का कौन संस्थापक था? सिमुक था। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था वह था पान चाऊ। तो चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था, तो पान जाऊ है।
अगला पॉइंट क्या है कि गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी वह कुषाण वंश। तो गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी तो वह है कुषाण वंश। कुषाण वंश की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। ठीक, अगला क्या है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी तो कुषाण काल में। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाल विवाह कब से प्रारंभ होता है तो कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कला की गांधार शैली फली फूली है तो कुषाणों के काल से यानी कुषाणों के समय से कला की जो गांधार शैली है वो फली बढ़ी है। अब एक तरफ कह रहा है कि राजवंश दिया है और दूसरी तरफ सिक्कों की वस्तुएं। तो कुषाण वंश स्वर्ण और ताम्र धातुएं सिक्के चलाए। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत के सिक्के चले हैं। सातवाहन ने सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए। सातवाहन ने किसके सिक्के चलाए? सीसा और पोटीन के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए। कलचुरी वंश ने स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों प्रकार के सिक्के चलाए हैं कलचुरी वंश ने। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए प्रसिद्ध था? वो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था, बामियान प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट क्या है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। तो जो कला शैली भारत और यूनानी के लिए प्रसिद्ध है तो गांधार जो शैली है कला की वो भारत और यूनानी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्थिरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है वह गांधार मूर्ति कला। तो गांधार जो मूर्ति कला है भारत और यूनानी दोनों की देन है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले यूनानी लोगों ने आक्रमण किया, फिर शक ने, फिर कुषाण ने। ये क्रम सही है। अगला पॉइंट क्या है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया तो डेरियस प्रथम। तो पहला ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम था जिसने भारत के कुछ भागों के अपने अधीन कर लिया था। अगला पॉइंट क्या है कि चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो वह था सातवाहन। सातवाहन सबसे पुराना राजवंश था। अगला पॉइंट क्या है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण से सातवाहन राजाओं की चर्चा मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि सातवाहनों की राजधानी अब स्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। अगला पॉइंट क्या है कि एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। तो एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ किसके लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए हुआ है। तो एका ब्राह्मण गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला पॉइंट क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कथन कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, पहला सही है। दूसरा क्या है? उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, दूसरा गलत है। उनकी नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। अगला क्या है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक से। तो हाथी गुम्फा लेक किसका है? राजा खारवेल का है। तो राजा खारवेल, बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है कि अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो जैन धर्म कौन संरक्षक था? तो खारवेल था। तो जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी की घाटी पर हराया था। ठीक है, अशोक के बारे में हमने बताया था कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था जिसका वर्णन 93वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कलिंग नरेश खारवेल संबंधित चेदी वंश थे। तो खारवेल किससे संबंधित थे? चेदी वंश थे। अगला पॉइंट क्या है कि दशरथ, वहदरथ, खारवेल तथा
हुविस्क राजाओं में से वह जिनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो खैरवेल किस धर्म का संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। अगला पॉइंट क्या है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन व सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था तो विधि में था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मौर्योत्तर काल में। तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कनिष्क के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सातवाहन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और अगला जो टॉपिक है गुप्त और गुप्तोत्तर काल, ये बड़ा टॉपिक है तो इसलिए अगला वीडियो इसका बनाया गया। तो नमस्कार। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।